कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध ने पूरे देश को प्रोटेस्ट करने पर मजबूर कर दिया। अपनी बेटी को इंसाफ मिले इसीलिए कोलकाता सड़क पर उतर आया। पर ऐसे में भी कुछ लोग ऑपरेशन ममता बचाओ को संभालने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दबाव थे। अगर वो गुजरात या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती तो शायद ऐसा नहीं होता, बशर्ते वे बीजेपी की मुख्यमंत्री होती। जो लोग ऐसी घड़ी में भी ममता बनर्जी को बचा रहे हैं, वही लोग कभी दूसरों का रेजिग्नेशन मांगा करते थे। Justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are. Stay angry, my friends, very angry. परंतु ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी को बचाने का कारण क्या है? एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्म में माँ बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। आखिर क्यों किया जा रहा है ये ऑपरेशन ममता बचाओ और कितना नुकसान कर सकता है ये ऑपरेशन भारत का? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो पश्चिमी बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध होता है। फिर पूरा देश इस अपराध के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ लोग चुप रहना प्रेफर करते हैं। कुछ लोग जल्दी जल्दी में ट्वीट करके न्याय की मांग तो कर देते हैं, पर थोड़ी ही देर में उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो गलती सुधार कर ट्वीट डिलीट कर देते हैं। फिर 14 अगस्त को टीएमसी या कहीं ममता बनर्जी का एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट जारी किया जाता है जो व्हाटअबाउटरी से भरा होता है, जिसमें कहा जाता है यूपी में भी तो ऐसा हुआ है, उत्तराखंड में भी तो वैसा हुआ है। टीएमसी की इस ऑफिशियल स्टेटमेंट के बाद टीएमसी के प्रवक्ता ना डिबेट में जाते हैं और बोल देते हैं रेप कहाँ नहीं होता, हर जगह तो होता है। और जो टीएमसी के नेता ऐसा नहीं बोलते उस टीएमसी के नेता को पार्टी से निकाल दिया जाता है। टीएमसी के प्रवक्ता से लेकर कुछ तथाकथित निष्पक्ष लोग भी यही स्टैंड ले लेते हैं। 14 अगस्त के बाद से कांग्रेस आईटी सेल के लोग बोलने लगते हैं, अरे ममता ने तो कलकत्ता को भारत का सबसे सेफ सिटी बना दिया है, जिसके लिए वो एनसीआरबी के डेटा को भी दिखा देते हैं। अब ना ये सुन के आपको ये लगेगा कि भाई एक आधा क्राइम हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, मोस्टली तो कलकत्ता सेफ ही है और ऐसा एनसीआरबी यानी सरकारी आंकड़े भी बोल रहे हैं। परंतु वेस्ट बंगाल और कलकत्ता यानी एक पूरा राज्य और उस राज्य की एक छोटी सी सिटी, इन दोनों का कंपैरिजन कैसे हो सकता है? ममता वेस्ट बंगाल की सीएम है, ना कि कलकत्ता की। और वेस्ट बंगाल टॉप 5 राज्यों में है जहां क्राइम अगेंस्ट वीमेन सबसे अधिक है। कांग्रेस के आईटी से लिए बंगाल की चीफ मिनिस्टर से प्रश्न पूछने वालों को कह देते हैं कि जो कुछ भी बंगाल में हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मोदी की है, जबकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का मामला होता है भाई। इंसिडेंटली 14 अगस्त ही वो दिन होता है जब राहुल गांधी की ओर से पहली और आखिरी स्टेटमेंट इस मुद्दे पर आती है, जिसमें वो एक ट्वीट लिखकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। और आज जब राहुल गांधी से कोलकाता हॉरर के बारे में पूछा गया तो भाई ने हद कर दी। भाई कोलकाता के इशू को डिस्ट्रैक्शन बता देते हैं। कोलकाता भैया, यहाँ पे मैं इस इंसिडेंट में आया हूँ। मैंने कलकत्ता के इंसिडेंट पे अपनी टिप्पणी करी है, अपने व्यू रखे हैं। यहाँ पे मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ इनका मामला उठाने आया हूँ। अखिलेश यादव कह देते हैं कि भाई इस मुद्दे पर ना पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कमलनाथ का भी कुछ ऐसा ही स्टैंड होता है। जनता का प्रेशर रवीश कुमार, ध्रुव राठी और राजदीप सरदेसाई पर भी बढ़ता है कि भाई इस मुद्दे के ऊपर कुछ बोलिए, कुछ तो बोलिए। तीनों के केसेस को ना एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव राठी की। ध्रुव राठी, जिसे विनेश फोगाट के मेडल हारने में मोदी की गलती लगती है, वो 30 मिनट का वीडियो कॉन्स्पिरेसी बताने में लगा देता है। वो आदमी कोलकाता हॉरर पर एक 2 मिनट का शॉट निकालता है। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। और कमाल की बात यह है कि इस फुद्दू वीडियो में ममता बनर्जी को बचाया जा रहा है और एनिमल और कबीर सिंह को दोषी बताया जा रहा है। वहीं हाथरस के बाद ना भाई ने कुछ ये सब बोला था। हम सब जानते हैं कि ये पुलिस इंडिपेंडेंटली ऐसे एक्शन नहीं लेती। पुलिस अगर इंडिपेंडेंट होती तो खुद से ऐसी हरकतें नहीं करती। ऑर्डर्स जो आते हैं वो हमेशा ऊपर से आते हैं, पॉलिटिकल ऑर्डर्स आते हैं। क्योंकि सोचकर देखिए पुलिस का क्या है, पुलिस क्यों यहाँ पर रेपिस्ट को बचाना चाहेगी, मर्डरर्स को बचाना चाहेगी। लेकिन एक पॉलिटिशियन ये करना चाहेगा कास्ट रीजंस की वजह से। ये अक्यूज किया जाता है कुछ लोगों के द्वारा कि यहाँ पर जो रेपिस्ट हैं वो ठाकुर कास्ट के हैं।
जिस कास्ट के योगी आदित्यनाथ खुद हैं, इसलिए उन्हें बचाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करी जा रही है। अब इसके इस वीडियो को निकालने के बाद लोगों ने इसके स्थान विशेष में चरस बो दिया। चरस की मात्रा इतनी अधिक थी कि भाई को अपने वीडियो के नीचे के जो कमेंट्स है ना वो बंद करने पड़े। फिर उसके बाद भाई ना अपनी इंस्टा स्टोरी लगाता है और उस इंस्टा स्टोरी में पिछले कुछ दिनों में हुए रेप्स की एक लिस्ट बनाता है, वो डाल देता है ताकि लोगों को लगे कि ये सब ना हर जगह होता ही रहता है, कौन सी बड़ी बात हो गई। वही जो टीएमसी के प्रवक्ता बोल रहे थे एक्चुअली। अभी भाई ने कहा है कि मेरे को ना एक बड़ी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, 9-10 दिन तो लग ही जाएंगे। और भाई उस वीडियो में क्या क्या बोलेंगे वो हम इनकी पिछली बातों से समझ ही सकते हैं। अब आते हैं मैग्सेसे अवार्ड विनर रवीश कुमार के ऊपर। उन्होंने पहले तो इस केस को इग्नोर ही कर दिया, जैसा वो हमेशा करते हैं, ये बोलते हुए मैं तो जी सेंटर को कवर करता हूँ, स्टेट को नहीं। लेकिन जब चुनाव आते हैं तो ममता बनर्जी की वेस्ट बंगाल में हो रही रैलीज को आराम से कवर कर लेते हैं। क्यों? अब भाई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे हिंडन नदी में गोते खाने वाले आदमी से ऐसा तो एक्सपेक्ट किया ही जा सकता है ना। तो रवीश ने भी ममता को बचाने का पूरा प्रबंध किया, कुछ इस तरीके से। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर दबाव तो है, अगर वो गुजरात या उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होती तो शायद ऐसा नहीं होता, बशर्ते वे बीजेपी की मुख्यमंत्री होती। लेकिन ये बंगाल का भी अपना चरित्र है कि महिला डॉक्टर के साथ जो घटना हुई है वहां का यह जन दबाव भी है। केवल राजनीतिक नजरिए से मत देखिए, बंगाल की जनता का अपनी तरफ से दबाव भी है कि मुख्यमंत्री को लगातार डॉक्टरों से संवाद करना पड़ रहा है। भाई साहब का मानना है कि ममता पर अननेसेसरी दबाव डाला जा रहा है। गुजरात में भाजपा की सीएम होती तो ये सब कुछ ना झेलना नहीं पड़ता। अब ये जो इन्फॉर्मेशन भाई साहब ने दी, इस इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या है वो अगर भाई साहब से पूछ लिया तो भाई साहब बोलेंगे एक चिड़िया ने मुझे जाते हुए बता दिया या 2 चींटी आपस में बात कर रही थी, मैंने सुन ली। इससे पहले रवीश कुमार संदेश खाली पर भी ममता बनर्जी को बचा चुके हैं। और संदेश खाली से लेकर तमाम मुद्दों को बड़ा करने में बीजेपी और गोदी मीडिया ने पूरा दम लगा दिया। इनके अनुसार संदेश खाली को गोदी मीडिया बड़ा बना रही है बिना बात ही। बताओ, रवीश जी के अनुसार ममता पर आंच नहीं आनी चाहिए। बाकी मोदी जी को तो इस बात पर भी घेरा जा सकता है कि उन्होंने विनेश को अंग्रेजी में ट्वीट क्यों लिखा। हरियाणा की कुश्ती की खिलाड़ी के लिए अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं। मुझे अंग्रेजी नहीं आती मगर ग्रामर बिल्कुल ठीक था, बल्कि ब्रिलियंट था। शशि थरूर की अंग्रेजी से भी अच्छा। अब आते हैं सागरिका घोष के पति राजदीप सरदेसाई पर। तो सागरिका घोष और महुआ मोइत्रा, इन लोगों ने ना उन लोगों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया था जो इनसे प्रश्न कर रहे थे, और राजदीप सरदेसाई तब से चुप बैठे हुए थे। फिर बाद में कहने लगे कि अरे इस विषय पर ना पॉलिटिक्स मत करो, ये मुद्दा ना बहुत सेंसिटिव है, प्लीज पॉलिटिक्स मत करो। The left parties in particular seemingly are taking out their angst from the Mamta Banerjee government after their Lok Sabha defeat recently. Rather than seek justice for the girl, it appears that the entire aim is how do you corner Mamta Banerjee. Just go through the BJP media handles and what one detects is a campaign to get Mamta Banerjee to step down. Are we saying, my friends, that whenever a heinous crime occurs in this country, the chief minister must resign? That's a dangerous political game to play. We need a responsible opposition, not one that seeks आपदा में अवसर और opportunity. क्या राजदीप जी, मतलब जो आदमी बोस्ट करता था इस बात पे कि मेरी जर्नलिज्म के कारण मैंने कई सीएम से रिजाइन तक करवा दिया, वो आदमी कह रहा है कि भाजपा पॉलिटिक्स कर रही है और ममता को ब्लेम कर रही है, ममता से रेजिग्नेशन मांग रही है। क्या बात है राजदीप जी, कुछ ज्यादा ही गिर गए आप। मतलब जो राजदीप सरदेसाई 10-12 साल तक लगातार मोदी से 2002 के प्रश्न पूछता रहा, वो कह रहा है कि भाई ममता को ब्लेम करा जा रहा है, वो भी आज के मुद्दे पर। वैसे ना इनकी इस हिपोक्रेसी को तीसरे अध्याय में ढंग से देखेंगे, पर अब देखते हैं कि ये लोग क्यों चाहते हैं कि ममता से प्रश्न ना किए जाएं और ममता से प्रश्न करना इतना अनिवार्य क्यों है, अगले अध्याय में। देखिए, अभी तक हमने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार से कुछ लोगों ने बंगाल में घटी इस दर्दनाक घटना का आक्षेप फिल्मों, भारतीय मर्दों, सोसाइटी, लड़की के छोटे कपड़े, लड़की का रात को काम करना, लड़की का रात को बाहर घूमना, संदीप रेड्डी वांगा, एनिमल, सबके ऊपर डाला जा चुका है। और वफादारी इतनी है कि इस कीचड़ का एक छोटा सा छींटा भी ममता तक नहीं पहुंचा है, बल्कि उन्हें डिफेंड किया जा रहा है। डिफेंड क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे भी मोदी की गलती है, पर उसकी डिटेल्स जानने से पहले ममता को इस केस में डिफेंड करने वाला क्यों एक घटिया मनोवृत्ति का व्यक्ति है, वो देखते हैं।
देखिए, कोई भी स्टेट क्राइम फ्री नहीं होता है, पर क्राइम कम करना और क्राइम होने के बाद एक्शन लेना, ये दो चीजों पर किसी भी स्टेट को जज किया जाता है। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट इन दोनों केसेस में फेल हुई है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। आज यानी 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ममता बनर्जी सरकार के वकील बनकर आए। कोर्ट में उनसे इस केस के बारे में पूछते हुए पूछा गया कि इसे सुसाइड क्यों कहा आपकी गवर्नमेंट ने, लड़की के माँ बाप को बॉडी क्यों नहीं देखने दी गई, पूरा दिन निकलने के बाद देर रात के बाद ही एफआईआर क्यों लिखी गई, कॉलेज के प्रिंसिपल ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था, एक पूरी भीड़ ने हॉस्पिटल पर आक्रमण कर दिया, पुलिस उस समय कहां थी, जहां साक्ष्य थे वहां रेनोवेशन का काम अचानक से अलाउ कैसे कर दिया गया, इमरजेंसी जैसी सुविधाओं में कैसे उपद्रवी घुस गए, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, इनमें से एक भी शब्द मेरा नहीं है, भारत के चीफ जस्टिस का है। Inquest is done. The postmortem is, the autopsy is conducted. Yes. Now, until the 9th, no FIR indicating that this is a clear case of a murder has been made out. ममता बनर्जी पर कोर्ट को इतना कम भरोसा है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज को CISF सिक्योर करे, यहां तक कोर्ट ने कह दिया है। क्यों है ऐसा अविश्वास, क्या हरकतें थी ऐसी ममता सरकार की? चलिए एक एक करके कुछ फैक्ट्स देखते हैं। 9 अगस्त को सुबह 4 से 6 बजे के बीच ये जघन्य अपराध मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में हुआ बताया जाता है। जब बॉडी को पहली बार देखा गया तो लड़की मर चुकी थी, शरीर पर कपड़े नहीं थे, गुप्तांगों और आंखों से खून रिस रहा था, शरीर पर निशान ही निशान थे। कोई अंधा व्यक्ति भी देखकर कह दे कि यौन हिंसा और हत्या का मामला है, पर पुलिस ने देर रात तक एफआईआर ही नहीं लिखी। जब रात को एफआईआर लिखी भी गई तो इसे मर्डर नहीं लिखा गया उसमें, जिसे सुप्रीम कोर्ट तक ने पूछा है कोर्ट के अंदर। क्यों किया गया ऐसा? बंगाल की होम मिनिस्टर तो ममता बनर्जी है, पुलिस उनके नीचे है, तो ये सवाल क्या इमरान खान से पूछें या शेख हसीना से? लड़की के माँ बाप ने पहले ही दिन कह दिया कि सच को छुपाने का प्रयास हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन में देरी हो रही है, हमें बॉडी नहीं देखने दी जा रही। अब एक और कांड देखिए। 13 अगस्त को कोलकाता पुलिस का निकम्मापन देखकर कोलकाता हाई कोर्ट ने यह केस सीबीआई को दे दिया था। 14 अगस्त को सीबीआई ने चार्ज ले लिया था और 15 अगस्त को सीबीआई हॉस्पिटल में जांच करने गई थी। परंतु 13 अगस्त को जैसे ही केस सीबीआई के पास गया, उसी रात अचानक से हॉस्पिटल में उस क्षेत्र में रेनोवेशन का काम आरंभ कर दिया गया जहां यौन हिंसा हुई थी। क्या ये एविडेंस टेम्परिंग नहीं है? 15 अगस्त को जब सीबीआई को हॉस्पिटल विजिट करना था तो उससे पिछली रात को सैकड़ों गुंडे ट्रक में भरकर अचानक से आते हैं और पूरे हॉस्पिटल को तहस नहस कर देते हैं। क्या ये एविडेंस टेम्परिंग था या नहीं था? हम लोग यहाँ के रेसिडेंट्स डॉक्टर हैं, आप यहाँ का कंडीशन देख सकते हैं, हजारों के संख्या में ये मॉब आया है, हम लोग पे अटैक भी किया है और इनका मेन टारगेट है कि जो भी एविडेंस है उसको टैंपर किया जाए। कोलकाता की वीर्यविहीन पुलिस एक नपुंसक नेता के नीचे क्या कर रही थी, या ये काम नेता द्वारा ही करवाया गया था? जो भी हो, ममता बनर्जी हेल्थ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है बंगाल की, तो सवाल क्या बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के फूफा से पूछें? इतनी बेशर्मी आज युगांडा में भी नहीं होती है। पर रुकिए, ऐसा जंगल राज दिखाने के बाद ममता बनर्जी का कहना था कि हॉस्पिटल में हुड़दंग बाम और राम ने किया, सरल शब्दों में लेफ्ट पार्टीज और बीजेपी ने किया। तो तुमने क्या किया ममता बनर्जी? कोलकाता पुलिस क्या सोनागाछी गई थी? क्या हमारे माथे पर सी लिखा है जो ये मानकर बैठ जाएं कि ऐसे सब कांड बिना स्टेट के प्रेशर के हो सकते हैं? राज्य में एक लड़की को ऐसे अमानवीय तरीके से खत्म किया गया जिसे यहाँ बताने में भी कंपन हो जाए, और कोलकाता की पुलिस अपनी मर्दानगी दिखा रही थी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को उठाने वाले लोगों को नोटिस भेजकर। और भारत में तानाशाह सरकार के नारे लगाने वाले जर्मनी के नागरिक अपनी नपुंसकता में एक शब्द भी नहीं लिख पाए। लोगों ने सड़क पर प्रदर्शन किया तो उन पर लाठियां भांजी गई। तो ऐसे में कोई ममता बनर्जी से सवाल पूछे तो कैसे पूछे? और ऊपर से इस मुद्दे को सैनिटाइज करने वाले गिद्ध ऑलरेडी आ चुके हैं, जो व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट करते हुए ममता को बचाने में लगे हुए हैं। पर यही लोग किसी बीजेपी शासित राज्य में कैसे रिएक्ट करते, और ममता को बचाना कैसे इनकी मजबूरी है, वो आगे देखते हैं। कोलकाता हॉरर के बाद टीएमसी के एक नेता ने कहा, अगर दीदी को ब्लेम करते हुए किसी ने उंगली उठाई तो उसकी उंगली को तोड़ दिया जाएगा। जिन लोगों ने प्रश्न पूछे उन्हें कलकत्ता पुलिस से नोटिस भेज दिए गए, और जो लोग आरजी कर मेडिकल कॉलेज में तोड़फोड़ करने गए थे या फिर डॉक्टर्स के प्रदर्शन को रोकने गए थे, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता थे। ध्रुव राठी ने कहा कि जो लोग आरजी कर कॉलेज में तोड़फोड़ करने गए
उनका पता नहीं कौन है। तो इतने सब के बाद भी इन लोगों को ममता का फासिज्म क्यों नहीं दिख रहा है? ये क्यों ममता के अगेंस्ट बोल नहीं पा रहे हैं? राहुल गांधी हाथरस पर बोल रहे थे कि उन्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती हाथरस जाने से, और आज वो कोलकाता हॉरर पर कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंच गए क्योंकि वहां पर किसी युवक की हत्या हो गई थी। वैसे तो कल उदयपुर में भी एक हत्या हुई थी, पर वहां दलित बच्चे को मुस्लिम व्यक्ति ने मारा था, तो राहुल गांधी उदयपुर नहीं जा पा रहे हैं। तो यहाँ से ये तो समझ में आ रहा होगा कि राहुल गांधी कितने सिलेक्टिव हैं। मुद्दा न्याय का है ही नहीं, केवल वोट्स का है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है तो इमीडिएटली राहुल गांधी की वीडियो बन जाती है, लेकिन कोलकाता हॉरर पर वो इसको ना डिस्ट्रैक्शन बोल देते हैं। लेकिन ये ना एक राजनेता का काम है और वो इसी तरीके से सिलेक्टिवली रिएक्ट करते हैं। मुद्दा जर्नलिस्ट का है, वो इतने सिलेक्टिव क्यों हो रहे हैं भाई? तो भाई राजदीप सरदेसाई की पत्नी, उनको राज्यसभा सीट मिलती है टीएमसी की तरफ से, तो राजदीप का तो झुकाव बनता ही है। और राजदीप ना ममता बनर्जी को हर जगह डिफेंड करने लगते हैं, फिर चाहे वो पंचायत चुनाव के वायलेंस ही क्यों ना हो। आप वोट हासिल करके वो वर्चस्व हासिल करेंगे या बम फेंक के करेंगे? चाहे आपका कार्यकर्ता मरे, चाहे विपक्षी कार्यकर्ता मरे, सरकार आप चला रहे हैं। सर, जैसे मैंने शुरुआती क्रोनोलॉजी मैंने क्यों की, ये जो पंचायत चुनाव थे ये प्रतिष्ठा के चुनाव थे। इसमें कुछ भी करके ममता बनर्जी को दिखाना था कि मैं नेता नंबर 1 हूं। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कुछ होता है ना भाई, तो राजदीप सरदेसाई की भाषा शैली देखने वाली होती है। When the law enforcers behave in a dishonest and unequal manner. The attitude of the Uttar Pradesh state was shocking on December 6, 1992. It remains contentious, my friends, on September 29, 2020. Which is why I wish to quote today from what the great Benjamin Franklin said all those years ago. Justice will not be served until those who are unaffected are as outraged as those who are. Stay angry, my friends, very angry, and demand accountability and justice. The death of the 19-year-old girl for finally political parties to wake up and then outrage. Is there an attempt to cover up? Is the Yogi government accountable for its probe lapses? Have no lessons been learned from the Nirbhaya case? ममता को बचाने के लिए करण थापर भी मैदान में आ जाता है और कहता है कि ममता को बैड लाइट में दिखाया जा रहा है। बंगाल के गवर्नर को इमीडिएटली टीवी पर लाइव आकर यह बोलना चाहिए कि नहीं नहीं, ममता के खिलाफ ऐसा सब कुछ मत दिखाओ। The governor often sounded like a critic of the elected government, and certainly he did not sound supportive of it. As the former governor yourself, tell me, what is the propriety of such behavior? कमाल की बात तो ये थी कि करण थापर ने कोलकाता हॉरर पर एक भी वीडियो नहीं बनाई। बनाया तो क्या, ममता को घेरा जा रहा है। बेचारी ममता। संदेश खली के समय भी करण थापर की कोई वीडियो नहीं आई थी। ध्रुव राठी ने भी संदेश खली पर एक वीडियो नहीं बनाया, और जो अब बनाया उसमें ममता को डिफेंड कर दिया। रवीश कुमार ने भी संदेश खली पर एक वीडियो नहीं बनाया था। हाँ, एक जगह ये बोला था कि संदेश खली के मुद्दे को गोदी मीडिया जो है ना, वो बहुत बड़ा बना रही है, और आज भी उनका कोई वीडियो नहीं आ रहा है। पर ये हिपोक्रेसी या ये ऑपरेशन ममता बचाओ इन लोगों के द्वारा क्यों चलाया जा रहा है, वो जानना इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप वेस्ट बंगाल को देखते हो ना अभी, तो उसके आप पड़ोसी राज्यों को देखो, वो कौन कौन से हैं। असम, उड़ीसा, त्रिपुरा, 7 सिस्टर्स और बिहार। इसमें से एक मिजोरम को छोड़कर हर एक स्टेट में या तो भाजपा का शासन है या फिर भाजपा का अलायंस का शासन है। पूर्व और उत्तर पूर्व में केवल बंगाल ही है जहां भाजपा अभी तक नहीं घुस पाई है। त्रिपुरा कभी लेफ्ट का गढ़ हुआ करता था, अब वहां पर पिछले 2 टर्म से भाजपा है, और पिछले कुछ समय से ना भाजपा बंगाल में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है। भाजपा, जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं होता था बंगाल के अंदर, वो भाजपा दूसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है, और टीएमसी के नेता टीएमसी को छोड़ भाजपा में घुस रहे हैं। और भाजपा का इतिहास है कि वो जहां पर भी सरकार बना लेती है तो या तो वह वहां पर टिकती है या फिर बार बार रिटर्न करती है। फिर चाहे आप इसे त्रिपुरा के उदाहरण से देखो या कर्नाटका के। तो यदि एक बार बंगाल निकला, मतलब भाजपा की एंट्री वहां सुनिश्चित हो जाएगी, और लोकसभा में 42 सीटों वाला बंगाल बहुत महत्ता रखता है। इसलिए कोई भी पॉलिटिशियन और कोई भी जर्नलिस्ट जो मोदी से घृणा करता है, वो बंगाल हॉरर पर नहीं बोलेगा। लेकिन ये जो ऑपरेशन ममता बचाओ इन लोगों ने चला रखा है ना, ये बहुत खतरनाक है, और वो क्यों है वो ना आगे बताते हैं।
देखिए, इस वीडियो में हमने जिस चीज को ऑपरेशन ममता बचाओ कहा, वो कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए जघन्य अपराध को सैनिटाइज करने का प्रयास है कुछ लोगों के द्वारा। इस प्रयास को हमने संक्षेप में डिस्कस भी किया। इन लोगों के अनुसार ममता से रिजाइन मांगना खतरनाक है देश के लिए, प्रेसिडेंशियल रूल लगाना प्रजातंत्र की हत्या है, ये पूरा कांड जो हुआ है बंगाल के अंदर हमारी सोसाइटी की गलती है, फलाना ढिकड़ा, पर ममता ने कुछ नहीं किया। जी बिल्कुल, यौन हिंसा सोसाइटी की गलती है, पर यौन हिंसा को आश्रय देना सरकार की गलती है, जो बंगाल की सरकार ने दिया। दूसरी तरफ ये जो सैनिटाइज किया जा रहा है ना, वो खतरनाक है। एक उदाहरण से समझाता हूं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ। शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर आक्रमण चालू हो गए। कुछ दिनों तक उस पर रिपोर्टिंग भी हुई। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो कुछ विदेशी मीडिया ने भी इस पर रिपोर्ट किया, पर अब इस पूरे मुद्दे को सैनिटाइज करने का प्रयास चालू हो चुका है। उदाहरण देता हूं। द वायर के अनुसार बांग्लादेश में हुई घटनाएं भारत में इस फोबिया को बढ़ा रही हैं। इन्हें बांग्लादेश में हुई घटनाओं से मतलब नहीं है, भारत में उसके कारण फोबिया बढ़ रहा है, इनका ये कहना है। बीबीसी के अनुसार भारत का फार राइट बांग्लादेश की घटनाओं को डिस्टॉर्ट करके सामने रख रहा है और बांग्लादेश में कुछ नहीं हुआ ये वाला जो नैरेटिव है ना, इसको राणा आयूब जैसे लोग जो हैं वो भारत में पुश कर रहे हैं। अब लोग जब कुछ समय बाद गूगल सर्च करेंगे ना, तो टॉप सर्चेज में यही आर्टिकल्स आएंगे। इस मुद्दे पर विकिपीडिया पेज तक नहीं है और यहाँ से नैरेटिव ये पुश होगा कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, ये सब तो झूठ था। बस इसी को सैनिटाइजेशन कहते हैं। कश्मीरी हिंदुओं के साथ यही गेम हुआ था किसी और स्तर पर, और कोई बड़ा मीडिया इसे छाप नहीं पाया था, और कुछ लोग उनके इस संहार को ऐसे सैनिटाइज कर रहे थे। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the Pandits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. सोचिए, जूस ने अपने ऊपर हुए अत्याचारों की स्मृति को पूरी दुनिया के मस्तिष्क में कैसे जीवित रखा है। बंगाल में हुए यौन हिंसा के केस को भी इसी प्रकार सैनिटाइज करने का प्रयास किया जा रहा है। माँ माटी मानुष की बात करने वाले लोगों ने यौन हिंसा जैसे जघन्य अपराध को आश्रय दिया, उन्हें सैनिटाइज किया जा रहा है। यही ऑपरेशन ममता बचाओ है और ये खतरनाक है, क्योंकि ये लोगों के माइंड से सरकार द्वारा किए गए इस पूरे कवरअप को, इस पूरे कांड पर हुए कवरअप को हटाने के लिए हो रहा है। लोगों की स्मृति, लोगों की मेमोरी तो वैसे ही कुछ दिन की होती है, कुछ दिन में भूल जाएंगे, और ऑपरेशन ममता बचाओ इसमें तीव्रता लाएगा। परंतु यदि हम इसे भूलते हैं तो दोष हमारा ही होगा, क्योंकि बेटियां तो सबके घर पे हैं। आप अपने विचार इस विषय पर कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अवश्य शेयर करें, साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें हमारे कार्य को यूपीआई के माध्यम से और पेट्रियन के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। साथ ही जो वीडियो आपको स्क्रीन पर इस समय दिख रहा है उसे अवश्य देखें, जो आपको भारत के क्रिंज मीडिया के बारे में बताने वाला है, उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।